प्रिय पाठकों, छात्रों, आप सभी का असीम प्यार मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसा कि आप सभी से आश्वासन आपको दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी उपस्थित होंगी, तो यह है मेरा नेक्स्ट वीडियो और इसमें मैंने आपकी ही पुस्तक क्लास 11th की आरोह पुस्तक से वे आंखें कविता ली है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की सुंदर रचना है। ये रचना किसानों के ऊपर है, तो देखिए किस तरह से किसानों के शोषण का वर्णन इस कविता में किया गया है, यह हम आपको इसमें बताते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में सुन लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फोटो लगा के दिखा दिया है कि छोटे मोटे प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे, जैसे कि उनकी जन्म तिथि, वे कहाँ के थे और उनके निधन का समय भी, तारीख भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो छोटे छोटे प्रश्नों के लिए आप कभी कभी भटक जाते हैं और मुझे पता है कि आप जीवनी याद करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ चीजें रखनी चाहिए। तो चलिए, वे आंखें कविता जो है, इसका सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि हमारे छात्रों को पढ़ाई के दौरान आने वाली कोई भी समस्या मेरे लिए मेरी अपनी समस्या बन जाती है और मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करती हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तो ये कविता का, वे आंखें कविता के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हाँ, वे आंखें कविता यहाँ पर है। अंधकार की गुहा सरीखी करके यहाँ पर देखिए, मैंने संकेत रूप में कविता को लिया है, बड़े रूप में नहीं लिया है, क्योंकि ये कविता अपने आप ही, ये पाठ बहुत बड़ा है और कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में आसान भाषा में आपको सिखा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, अंधकार की गुहा सरीखी, जैसा कि आपकी पुस्तक में पूरी कविता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाग लेकर के आई हूँ। अब शब्दार्थ भी मैंने रखा है, क्योंकि शब्दार्थ के लिए अब आपको दूसरी पुस्तक ना ढूंढनी पड़े, ना आपको कुछ ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए शब्दों का अर्थ भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए, प्रसंग कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया है कि प्रसंग लिखने के लिए हमें उस कविता का ही प्रसंग लिखना होता है। जैसे कि कविता में क्या बात कही जा रही है, कौन से भाव है, कविता में किस चीज का वर्णन है, उसे हमें प्रसंग में अवश्य लिखना चाहिए। साथ ही साथ मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आप सुन लीजिए। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण एवं दयनीय दशा का वर्णन किया है। तो आप सभी को ये चीज सीखना पड़ेगा लिखने के लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर व्याख्या शब्द का प्रयोग किया है। व्याख्या और भावार्थ लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे, यहाँ तो भावार्थ लिखने के लिए आया था मैंने। हाँ, भावार्थ थोड़ा छोटा होता है, व्याख्या बड़ी होती है, लेकिन फिर भी लगभग एक जैसे ही लिखा जाता है, वह देखिए। तो ये कविता में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संकेत रूप में मैंने कविता ली है। कविता हो सकता है आपको याद हो या आपके पास पुस्तक हो, तो आप उसमें से देख सकते हैं उस कविता में क्या कहा गया है। तो पाठ पढ़ने से पहले ही मैंने बताया था कि इसमें किसानों की जो शोषण और उनकी दयनीय दशा का वर्णन है, उसको हम देखते हैं। पुराने समय में किसानों की दशा क्या थी, उसके ऊपर सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़ा ही सटीक वर्णन किया है, उसको हम देखते हैं। तो इसीलिए मैंने ये भाग आपके लिए टाइप करके ले लिया है, ताकि आपको कहीं मेरी बात सुन के आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये लिखित वर्णन आपको दिखाया है। तो देखिए, लिखते कैसे हैं, और इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों से भरी हुई जो आंखें, मतलब आंखें होती है ना, एकदम गहरी हो जाती है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो आंखें एकदम अंदर गड्ढे वाली हो जाती है ना, उस तरह की बात है। तो उससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि गड्ढों से भरी आंखें जो है वो गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद या जो दयनीयता होती है, उसका दुख जो है मौन रूप से रुदन कर रहा है, यानी कि रो रहा है। उनकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसानों का अतीत अच्छा था, मतलब वे पहले कभी अच्छे थे, अच्छे से रहते थे। वह सदैव से स्वाधीन थे, मतलब हमेशा से वे अपने ऊपर थे, अपने मन से रहते थे, खुश रहते थे। उसके पास अपने खेत थे,
किनारे की तरफ बह बहकर कैसे दूर चला गया खेत, इस बात का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से उनके खेत उनके हाथों से निकलता चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ विशेष, कविता में विशेष क्या है उसको चुन करके आपको लिखना होता है। जैसे कविता का सौंदर्य वर्णन लिखना होता है, उसी तरह से कविता का में विशेष बात क्या कही गई है उसको भी आपको लिखना पड़ता है, उसको भी उजागर करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाते हैं। जब भी आप कविता का भावार्थ या व्याख्या लिखते हैं तो उसमें आपको इस तरह की बातों को उजागर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, विशेष जरूर लिखना पड़ता है बड़ी कक्षाओं में, तभी आपको उससे फायदा होता है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं और शिक्षक को पता चलता है कि छात्र को बात समझ में आ गई, भाव समझ रहा है वो। और यहाँ पर मैंने विशेष के लिए देखिए कुछ पंक्तियों को लिखा है, ज्यादा से ज्यादा विशेष लिखने की जरूरत होती है, तो उससे एक दो लाइन के विशेष से कुछ नहीं होता है। तो जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि विशेष लिखना आवश्यक होता है। अब देखिए सेकेंड दूसरे वाली जो कविता है कि उसका भी मैंने ये संकेत रूप में ही लिया है, और जो यहाँ पर प्रसंग है वो पूर्ववत ही है, क्योंकि ये किसान के बारे में ही है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमें संकेत पूर्ववत जो है प्रसंग लिखना है, मतलब कि जैसा कि पहली वाली कविता में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फिर से व्याख्या मैंने दूसरी वाली कविता की है। मैं एक एक कविता का व्याख्या अगर पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आप इसको पढ़ते जाइए। आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या अपने जिस भी टैब में जिस भी साधन से आप पढ़ते हैं वहां पर आप इसको जब भी चाहिए, आपको खाली समय रहे, आप एक बार बस इसको पढ़ लीजिए, आपको शब्दों की कमी नहीं होगी। यहाँ पे अनेक अच्छे और चुनिंदा शब्दों का प्रयोग मैंने किया है ताकि आसान से आसान भाषा में आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि कभी इन जो खेतों में तिनके से भी कभी हरियाली लहराती थी, मतलब किसान इतना, एक समय की बात थी जब किसान खुश था, उसके पास सब कुछ था, उसको वो याद करता है और किसान की आंखों में अपने प्यारे पुत्र का भी चित्र घूमता है, मतलब कि वो सब कुछ से भरपूर था, उसके पास पुत्र था, उसके पास घरवाली थी, उसके पास खेत थे, और वो दृश्य को याद करता है। और उसके बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठी से पीट पीट कर किस तरह से मार डाला, इसका बहुत ही दुखद वर्णन इस काव्य में है। अब देखिए विशेष में क्या लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए इन सब पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन करना पड़ेगा, और तृण तृण, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो होता है जिसका कि मतलब बार बार प्रयोग किया जाता है, एक शब्द का, एक ही जैसे शब्द का प्रयोग पुनरुक्ति अलंकार होता है। जीवन की हरियाली में जो है उसमें रूपक अलंकार है। आंखों का घूमना, इसमें या आंखों का तारा, ये मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। देखिए किस तरह से आंखों का तारा इसलिए प्रयोग किया गया होगा कि उस किसान का बेटा इस कविता में, इस भाग में मृत दिखाया गया है। अब देखिए संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं। अब देखिए यहाँ तीसरी कविता का भी मैंने संकेत रूप ही लिया है, और इसमें भी आपको प्रसंग अवश्य ही लिखना पड़ेगा, प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्रसंग मैंने पूर्ववत लिया है, यहाँ पे बताया है। इसके बाद काव्य में व्याख्या है कि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करने के दौरान किसानों का कर्ज लेना, महाजन ने जो धन और ब्याज की वसूली के लिए जो स्थायी संपत्ति को नीलाम कर लिया, किसान की संपत्ति को ले लिया, उन्हें बेघर कर दिया, ऋण और ब्याज में किस तरह से किसान की दयनीयता को दिखाया गया है। हम कम से कम शब्दों में बोल रहे हैं, लिखा हुआ सब कुछ है। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया और उसके बैल भी ले लिए गए। इस तरह आप इसको पढ़ते जाइए, क्योंकि मैंने ये सामग्री आपके लिए जुटा के रखी है। आपको सिर्फ इसको छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हुए पढ़ते जाना है, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। आसान भाषा में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम भावार्थ किस तरह से लिखते हैं, व्याख्या किस तरह से लिखते हैं। देखिए किस मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा था, इन सब बातों का यहाँ को याद करके किसान बहुत व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है और रोता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। जब वो कभी सुख में था, वो सब चीजें वो सोचता है, और उसकी सुख भरी खेती उजड़ गई है और वह अब निराश है। तो इसका वर्णन इस तीसरी कविता में है। देखिए विशेष में यहाँ पर है कि वह महाजन यानी कि जो किसानों को कर्ज देते हैं उनकी बात है, किस तरह से उनकी गरीबी का वे फायदा उठाते हैं, उनके घर को जब्त कर लेते हैं, कुर्की कर लेते हैं, उनके बैलों को ले लेते हैं, और उनकी जितनी भी इस तरह की महंगी चीजें हैं या फायदे वाली चीजें जिससे कि उनको लाभ हो सकता है, वो सब कुछ वो अपने अधीन कर लेते हैं। किसान किस तरह से, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना।
आदि का वर्णन किया गया है। देश शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि बरधो, बरधो मतलब गांव में बोला जाता है, बैलों को कहा जाता है। और ग्रामीण परिवेश भी यहाँ पर साकार रूप में आपको दिखता है। अब देखिए चौथी कविता जो है, इसका भी संकेत रूप लिया है मैंने, और शब्दार्थ मैंने अवश्य ही रखा है आपके सामने, क्योंकि शब्दार्थ के लिए आपको परेशानी होती है और आपको भाव नहीं समझ में आते हैं, तो मेरे शब्दार्थ से आप मैच करके अपने भाव आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी प्रसंग जो है वो पूर्ववत ही लिखना है, मतलब पहले जैसा, क्योंकि किसान की स्थिति के बारे में ही बात की जा रही है अभी भी। व्याख्या जो है उसमें किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई, मतलब किसान के पास पैसे नहीं थे और पत्नी को संसाधन इलाज नहीं मिला और जिसकी वजह से वो मर गई। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित जो किसान की बच्ची रहती है वह भी 2 दिन बाद मर जाती है, और फिर उसकी विधवा पुत्रवधू मतलब कि उसकी बहू भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु वह पति को मारने वाला समझा जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पति को मारने वाला यानी कि कोई भी किसी को मार नहीं सकता है, ऐसा मान नहीं सकते। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब किसी, उस जमाने में पुरानी पीढ़ियों में जब पति मर जाता था तो पत्नी को ही उसका दोषी माना जाता था, तो समाज में उसकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं रहती थी और उसे ही हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता था। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी थी, और क्योंकि ऐसे उस समय का फायदा वो लोग उठाते थे जो बड़े और पदों पर आसीन रहते थे, उनकी गरीबी का फायदा उठाते थे। तो ये सब चीजों का वर्णन इन्होंने बड़े ही सशक्त शब्दों से किया है, और लाज के कारण वो क्या करती है कि आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। और विशेष में यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसान की गरीबी, शोषण और लाचारी का सजीव वर्णन है इस कविता में। और आंखें भर आना मुहावरा का सार्थक प्रयोग है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद खड़ी बोली है और पुलिस के अत्याचारों का भी वर्णन है यहाँ पर। 5वीं कविता है खैर पैर की जूती, और जो भी पूरी कविता आप देख लीजिएगा, उसके बाद शब्दों का अर्थ भी है। और इसके बाद व्याख्या में किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का विशेष शोक नहीं है, मतलब वो दुखी नहीं है उसके मरने से, उसे पैर की जूती समझता था, क्योंकि किसान खुद ही इतना लाचार था कि वो क्या किसी का दुख समझेगा। इसके आगे देखिए, यदि एक नहीं रहती तो वो दूसरा विवाह कर लेते हैं। ये उस समाज की देन है जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जहां पर लोगों को इंसान का मूल्य नहीं समझ में आता है। उन्हें लगता है कि हम, एक पत्नी मर गई तो दूसरी आएगी, शायद ऐसा कहना चाहते हैं कवि। परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने का बहुत कष्ट होता है। वो अपने जवान बेटे को हमेशा याद करता है वो किसान, और उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं। छाती पर सांप लौटना भी एक मुहावरा है। उसे बेटे के मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जो है वो पिछले जीवन की खुशहाली को याद करता है। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले क्षण ही वो धरातल पर आ जाता है, मतलब कि वास्तविकता में आ जाता है, वर्तमान में झांकता है, और वह उसकी नजर शून्य में अटक कर रह जाती है, मतलब शून्य, कहीं दूर सोचता हुआ सा रहता है, और अपने विचारों में विचार शून्य होकर वह टकटकी लगाकर देखता है, और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। मतलब उसकी नजर इतनी कटीली हो जाती है कि उसे डर भी लगता है। उसके अंदर, उसके आंखों से होते हुए उसके हृदय की व्यथा को कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इसको समझिए। विशेष यहाँ पर है कि पत्नी के प्रति किसान की जो मानसिकता, घटिया मानसिकता है, उसका वर्णन किया गया है। वह पुत्र को अधिक महत्व देता है, इसका भी वर्णन किया गया है। सांप लौटना और छाती फटना, पैर की जूती, ये मुहावरों का प्रयोग भी दिखाया गया है यहाँ पर। और तीखी, आप इसी तरह से हमेशा ही विशेष को जरूर ढूंढेंगे, विशेष का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैंने जैसा पहले भी बताया कि आपको इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे यदि आपने कविता का भाव, कविता का विशेष, कविता की मुख्य बातों को अगर अलग से लिखा तो हिंदी के शब्दों से दूर होते हुए छात्रों के लिए मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है आपकी सहायता करने के लिए। अब अगर आपको कोई और बात चाहिए, कोई और चीजें आपको जाननी है, कुछ और चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, या नेक्स्ट आपका क्या है जो आपको चाहिए,
आपको जिसके लिए आप परीक्षा की तैयारी करने में थोड़े से अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप हमें अवश्य ही बताइए अपने कमेंट करके, और अपने छात्रों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बना है, और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी सहायता के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।